हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल श्री राम क्लासेज में। तो दोस्तों, हम फिर आपके लिए लेकर आए हैं एक शानदार मॉडल पेपर, जिसके अंदर आपको वैसे प्रश्न देखने को मिलेंगे जो आपके पेपर में छपने वाले हैं। तो रब कॉपी पेन साथ में लेकर बैठना। 100 प्रश्न है, 100 के 100 आपको हल करने हैं। जैसे आपका पेपर ही हो रहा है, आपको वैसे हल करने हैं और आपको देखना है 100 में से आपके कितने नंबर आते हैं। तो दोस्तों, आपकी तैयारी को मजबूत करने के लिए रब कॉपी पेन उठा लो और वीडियो को कंप्लीट वॉच करना। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दो, अपने 3 दोस्तों के साथ, कम से कम 3 दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दो। चैनल पे नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। और चलिए दोस्तों, को शुरू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 1, वेन गंगा तथा पेन गंगा किसकी सहायक नदियां हैं? ऑप्शन ए गोदावरी, बी कृष्णा, सी गंगा तथा डी झेलम। आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए गोदावरी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, उत्तर भारत में किस उत्तर भारत में किस उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? उत्तर भारत में उप हिमालय क्षेत्र के सहारे फैले समतल मैदान को क्या कहते हैं? ए तराई, बी दून, सी भाबर और डी खादर। आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी भाबर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वालों में से था? ए जौ, बी जई, सी राई तथा डी गेहूं। चारों में से क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए जौ। अगला प्रश्न, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? अ इंदिरा गांधी, बी महात्मा गांधी, सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, परीक्षा की दृष्टि से एकदम स्टार लगा लो, वो क्वेश्चन है दोस्तों। क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम भारतीय कौन थे? आपको बहुत बड़ा सोच समझ कर आंसर देना है इसका। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और वहीं दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला की जब बात करते हैं तो दोस्तों, भारत रत्न से सम्मानित प्रथम महिला है इंदिरा गांधी। अगला प्रश्न, राउरकेला लौह इस्पात की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? अ पूर्व सोवियत संघ, बी जर्मनी, सी ब्रिटेन तथा डी अमेरिका। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी जर्मनी। अगला प्रश्न, भिंडावास वन्यजीव अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? अ पंजाब, बी हरियाणा, सी हिमाचल प्रदेश तथा डी उत्तर प्रदेश। आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी हरियाणा। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? ए कलकत्ता, बी लाहौर, सी हरिपुरा तथा डी बेलगांव। आपको बताना है दोस्तों, चारों में से क्या होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी दोस्तों? तो दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी बेलगांव। अगला प्रश्न, भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? अ 4, बी 3, सी 5 तथा डी 8।
ये प्रश्न दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न परीक्षा में आने वाला प्रश्न है दोस्तों। भारत को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 5। भारत को दोस्तों 5 भौतिक प्रदेशों में तथा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत को 5 तथा राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अगला प्रश्न, लोकपाल व लोकायुक्त की नियुक्ति की सिफारिश किस आयोग ने की थी? और राजस्थान प्रशासनिक सुधार आयोग, बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, सी सरकारिया आयोग, डी संथानम आयोग। जल्दी जल्दी क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग। अगला प्रश्न, भारत सरकार द्वारा रोहिंग्या शरणार्थियों के लिए आरंभ किए गए अभियान का क्या नाम था? क्या नाम है? ऑपरेशन रोहिंग्या, बी ऑपरेशन विवेचना, सी ऑपरेशन मोहब्बत और डी ऑपरेशन इंसानियत। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी ऑपरेशन इंसानियत। दोस्तों जब भारत सरकार कोई भी ऑपरेशन करती है ना, तो उनके नाम जो होते हैं ना दोस्तों, वो इंसानियत पे, मोहब्बत पे, चिरंजीवी, ऐसे नाम होते हैं। वो नाम किसी जात पर, किसी कास्ट पर या किसी धर्म पर कभी नहीं होते। जैसे रोहिंग्या एक जात थी, तो वो लोग बाहर से आए, तो आपको लगा होगा कि यहाँ पर रोहिंग्या शरणार्थी लिखा, तो यहाँ पर भी रोहिंग्या होगा। ऐसा नहीं होता। भारत सरकार जब कोई अभियान करती है ना, तो उनके नाम है ना, वो चिरंजीवी योजना, वैसे इंसानियत, ऐसे होते हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना चाहिए नामों को। आपको इतनी आसानी से कंफ्यूज नहीं होना। परीक्षा में प्रश्न वो दिए जाते हैं जो जो क्या होते हैं, परीक्षार्थी को कंफ्यूज कर देते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको ध्यान रखना है, भारत सरकार से किसी भी योजना से रिलेटेड प्रश्न आए तो आप तुरंत सेम नाम देकर कभी भी उत्तर का चिन्हित नहीं करें। उत्तर करने से पहले एक बार ज़रूर सोचें। चारों ऑप्शन आप पढ़ें। भारत सरकार के ज़्यादातर ऑप्शन इन में ऐसे ही नामों का प्रयोग होता है। इंसानियत हो, चिरंजीवी हो, जीवन ज्योति हो, ऐसे अच्छे अच्छे नाम रखती है भारत सरकार। नाम रखने में बड़ा सोचती है, तो आपको ध्यान रखना चाहिए। ऐसे कभी भी इसने सिंपल नाम नहीं होते हैं। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक के लेखक हैं? राजेंद्र प्रसाद, बी रविंद्रनाथ टैगोर, सी जवाहरलाल नेहरू तथा डी अबुल कलाम आज़ाद। क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक के लेखक। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी अबुल कलाम आज़ाद। अगला प्रश्न, मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन करने लगता है? अपने परिवर्धन के प्रथम सप्ताह में, बी अपने परिवर्धन के तृतीय सप्ताह में, सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में तथा डी अपने परिवर्धन के छठे सप्ताह में। ये दोस्तों सामान्य विज्ञान का प्रश्न है। सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस भी वन रक्षक के सिलेबस में है, तो आप ध्यान रखना। क्या होगा दोस्तों? मानव भ्रूण का हृदय कब स्पंदन यानी धड़कने लगता है? कब धड़कने लगता है हृदय? तो दोस्तों मानव भ्रूण का जो हृदय है, तो दोस्तों कब धड़कने लगता है? तो दोस्तों मानव भ्रूण का जो हृदय है वह है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अपने परिवर्धन के चतुर्थ सप्ताह में स्पंदन ये करने लगता है यानी धड़कने लगता है। अगला प्रश्न, 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर कितना डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? 0 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? ये भी
सामान्य विज्ञान का ये प्रश्न है। 132 डिग्री, 32 डिग्री, 0 डिग्री या 100 डिग्री, आपको बताना है चारों में से क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और समझने वाला क्वेश्चन है। अगर आपको इस क्वेश्चन में इसका आंसर समझ गए तो आपके लिए आगे आसान हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसको समझना, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। यहीं आप समझ जाएं। अगर इससे रिलेटेड और 0 डिग्री 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर क्या होता है दोस्तों, ये 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। फ़ारेनहाइट को F डिग्री से बताते हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है। यानी अगर आपको 0 डिग्री की जगह कुछ भी डिग्री है तो आपको ये 32 याद रखना है। 0 बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के, यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर है। अगर डिग्री में कोई भी मान देख कर रखा है और उसका आपको फ़ारेनहाइट मांगे तो आपको बस 32 प्लस करना है। यानी यहाँ पर 0 डिग्री के स्थान पर आपके लिए कुछ और आ जाए। जैसे यहाँ पर 0 डिग्री के स्थान पर आपके आ जाएगी 22 डिग्री सेंटीग्रेड कितने डिग्री फ़ारेनहाइट के बराबर होता है, तो आपको बस 22 में 32 जोड़ दें। जैसे ही आप 22 में 32 जोड़ोगे तो आपके सामने डिग्री फ़ारेनहाइट आ जाएगा। तो अपने होंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया इसका आंसर 54 डिग्री फ़ारेनहाइट। आप समझना, इसका आंसर तो 32 डिग्री सेंटीग्रेड है दोस्तों। कितना डिग्री सेंटीग्रेड है, 32 डिग्री। ये आप समझना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बराबर है। और यहाँ मैंने आपको एक और प्रश्न समझा दिया कि अगर आपके सामने ऐसे प्रश्न आ जाएं तो आप कैसे हल करो। 0 डिग्री के अलावा अगर और कोई भी संख्या है तब भी आप इसको आसानी से हल कर सकते हो। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में गोवध निषेध राज्य नीति के निर्देशक तत्व का एक भाग है। अनुच्छेद 47, बी अनुच्छेद 48, सी अनुच्छेद 48 के तथा डी अनुच्छेद 49। क्या होगा आपको बताना है दोस्तों। ये आप वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, अंत तक देखना। आपको बहुत सारे नए ट्रिक्स भी यहाँ पर मिल जाएगी। ये जैसे 13 नंबर प्रश्न में आपको ये ट्रिक थी, बड़े आसानी से आपके काम आ जाएगी। साइंस वालों को तो ये पता ही है, साइंस में तो बड़ा आसान होता है। अब आपको 14वें का आंसर बताना है। क्या होगा, आप जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 48। अगला प्रश्न, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। ए साइमन आयोग का प्रस्ताव, बी क्रिप्स प्रस्ताव, सी माउंटबेटन योजना तथा डी कैबिनेट मिशन योजना। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर। तो दोस्तों इसका आंसर है भारत सरकार, भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई। दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी कैबिनेट मिशन योजना के तहत। अगला प्रश्न, चंद्रयान फर्स्ट का प्रक्षेपण किया गया था। अ उड़ीसा से, बी तमिलनाडु से, सी कर्नाटक से तथा डी आंध्र प्रदेश से। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी आंध्र प्रदेश से। अगला प्रश्न, समुद्री जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए प्रस्वेदन, ऑप्शन नंबर बी उत्फूलन, ऑप्शन नंबर सी विद्युत पृथक्करण तथा ऑप्शन डी उत्क्रम पराशरण। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। समुद्र जल को शुद्ध जल में किस प्रक्रिया द्वारा बदला जा सकता है। क्या होगा दोस्तों, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी उत्क्रम पराशरण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है। अ बी सी और डी, चारों ऑप्शन आपके सामने है। आपको देखना है दोस्तों सही क्रम कौन सा है।
क्या होगा दोस्तों? निम्नलिखित कवियों का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कालिदास, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास तथा गालिब, ये इसका सही क्रम है। अगला प्रश्न, केगा परमाणु विद्युत ग्रह किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन नंबर ए कर्नाटक, ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर सी तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर सी केरल तथा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कर्नाटक के अंदर केगा परमाणु विद्युत ग्रह स्थित है। अगला प्रश्न, जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? अ पश्चिमी कमान, ब उत्तरी पश्चिमी कमान, सी सेंट्रल कमान तथा डी दक्षिण पश्चिमी कमान। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। क्या होगा, जल्दी जल्दी। जयपुर में भारतीय सेना की किस कमान का मुख्यालय है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, उत्तरी पश्चिमी कमान का। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? अ लेटराइट, बी काली, सी पीट तथा डी जलोढ़। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। किस मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? थोड़ा जल्दी करेंगे दोस्तों। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काली। अगला प्रश्न, काली मिट्टी को रेगर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, सारे ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और परीक्षा में छपने वाले हैं, आप ध्यान रखना। एक भी प्रश्न अगर गलत होता है तो उससे ज़रूर उसका सही उत्तर याद करना। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? अ आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी गुजरात तथा डी गोवा। भारत के किस राज्य की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इंडिया जीके का, और इंडिया जीके भी अपने सिलेबस में आती है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। अगला प्रश्न, संयुक्त अरब अमीरात यूएई की राजधानी अबू धाबी में पहले हिंदू मंदिर का निर्माण भारत के किस राज्य के गुलाबी पत्थर से किया जाएगा? अ राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उत्तर प्रदेश तथा डी छत्तीसगढ़। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा चारों में से। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। अगला प्रश्न, 24 फरवरी 2021 को मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है? अ सरदार पटेल स्टेडियम, ब नरेंद्र मोदी स्टेडियम, सी महात्मा गांधी स्टेडियम तथा डी कस्तूरबा गांधी स्टेडियम। क्या होगा दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है 24 फरवरी 2021 को मोटेरा स्थित क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम किया गया। ऑप्शन नंबर बी जिनका किया उनका राइट है। अगला प्रश्न, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? अ अनुमस्तिष्क, बी प्रमस्तिष्क, सी मेडुला आम्बलोंगेटा और डी पॉन्स। राजस्थान में, ये दोस्तों जनरल साइंस का क्वेश्चन है, आपको बताना है जल्दी जल्दी क्या होगा।
क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेडुला ऑब्लोंगेटा। अगला प्रश्न, उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? अ कोंकण तट, बी कन्नड़ तट, सी मालाबार तट तथा डी कोरोमंडल तट। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर होगा उत्तर पूर्वी शीत मानसूनी पवनें किस तट के सहारे वर्षा करती है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोरोमंडल तट। अगला प्रश्न, भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की अपर महासचिव और संयुक्त प्रशासक किसे नियुक्त किया गया है? उषा राव मोनारी, बी लक्ष्मी मेनन, सी हंसा जीवाजी मेहता और डी अंजलि सिंह। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उषा राव मोनारी। अगला प्रश्न, 19 फरवरी 2021 को मृदा स्वास्थ्य कार्ड के 6 वर्ष पूरे हैं। इस योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? श्री गंगानगर राजस्थान, बी रांची झारखंड, सी बलिया उत्तर प्रदेश तथा डी खंडवा मध्य प्रदेश। क्या होगा दोस्तों? आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्री गंगानगर राजस्थान। अगला प्रश्न, अंकिता रैना ने किस रूसी जोड़ीदार के साथ मिलकर फिलिप आइलैंड ट्रॉफी टेनिस टूर्नामेंट का महिला युगल खिताब जीता है? अ केमिला रखिमोवा, बी एना कुर्निकोवा, सी मारिया किरिलेंको और डी दिनारा सफीना। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, केमिला रखी मोवा। अगला प्रश्न, 18 फरवरी 2021 को धुबरी और फूलबाड़ी के मध्य 4 लेन के पुल की आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई है। यह पुल किस नदी पर बनाया जाएगा? अ कोसी, बी ब्रह्मपुत्र, सी दामोदर तथा डी गंगा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न, हाल ही में राजस्थान सरकार ने मृत्यु भोज पर सख्ती से रोक लगा दी है। भारत में मृत्यु भोज निषेध के लिए कानून कब बनाया गया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1960 में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने भूमिहीन किसानों के लिए बलराम योजना शुरू की है? अ पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी ओडिशा तथा डी मध्य प्रदेश। बलराम योजना भूमिहीन किसानों के लिए किस राज्य ने लागू की है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। अगला प्रश्न, नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी?
इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। 2014 में, बी 2016 में, सी 2017 में तथा डी 2018 में। नमामि गंगे कार्यक्रम, ये तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 2014 में नमामि गंगे कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। इसके लिए हाल ही में विश्व बैंक ने 400 मिलियन डॉलर प्रदान किए हैं। अगला प्रश्न, किस राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है? पंजाब, बी हरियाणा, सी राजस्थान तथा डी दिल्ली। किसने किया दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राजस्थान। राजस्थान राज्य सरकार संघ शासित प्रदेश ने वित्त वर्ष 2022-23 से अलग से कृषि बजट पेश करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न, वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उसे लेंस कहते हैं? अभिसारी लेंस, बी अपसारी लेंस, सी प्लानो लेंस तथा डी मेनिस्कस लेंस। कौन सा लेंस है दोस्तों? चारों में से आपको बताना है। वह लेंस जो किरणें एकत्रित करता है उससे कौन सा लेंस, या उसे किस नाम से जाना जाता है, वो कौन सा लेंस है? कौन सा लेंस है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अभिसारी लेंस। अगला प्रश्न, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है? ए अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों, डी लहरें पैदा ही नहीं होती। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न, कुल्लू घाटी इनकी पर्वतीय श्रेणियों पर्वतमालाओं के बीच स्थित है? कुल्लू घाटी किन पर्वतों की श्रेणियों के बीच स्थित है? दोनों तो दोस्तों लद्दाख और पीर पंजाल, निचला हिमालय और शिवालिक, धौलाधर और पीर पंजाल तथा रणज्योति और नंगा पर्वत, किन के बीच में दोस्तों कुल्लू घाटी स्थित है? क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, धौलाधर और पीर पंजाल। अगर अगला प्रश्न, इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? क्या होगा इसका आंसर? वॉरेन हेस्टिंग, बी कॉर्नवालिस, सी वेलाजली तथा डी विलियम बेंटिंग। चारों में से जल्दी बताइए क्या होगा दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वॉरेन हेस्टिंग। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पहाड़ी और ज़िला। ये आपके सामने दोस्तों चार ऑप्शन भी, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, पहाड़ी और ज़िला। ए बी सी डी, नीचे वाले ए बी सी डी में से आपको चुनना है, क्या होगा। क्या होगा? इस वीडियो को रोक कर भी दे सकते हो इसका आंसर, अगर ज़्यादा टाइम लगे तो। नहीं तो दोस्तों इसका आंसर अब हम बताते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ए में होगा पहला, बी में होगा दूसरा, सी में होगा तीसरा तथा डी में होगा चौथा। ये दोस्तों सम्मिलित किया हुआ ही है, ये तो बस ऐसे दिया है प्रश्न आपको चेक करने के लिए, कहीं कि आप इसमें गलत करते हो या नहीं करते, ये बस चेक करने के लिए दिया है। ये आपके लिए परीक्षा के जैसे मॉडल पेपर है, आपको सब चीज़ बड़े आराम से चेक करनी चाहिए, इसमें ऑब्जर्व करके फिर
चुनाव करना चाहिए। चारों ऑप्शन आपके सामने ही थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न, बलेचा क्या है? अ, ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी। बी, पशु के मुंह पर बांधी जाने वाली रस्सी। सी, गाड़ी के जुड़े में बांधी जाने वाली रस्सी। तथा डी, बैल को नियंत्रित करने के लिए नाक में पहनाई जाने वाली रस्सी। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बेलचा क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ऊँटों को बांधी जाने वाली रस्सी है क्या है? बेलचा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभी इनको सुमेलित करना है दोस्तों, और इनको सुमेलित करने के बाद में दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आप स्क्रीनशॉट खींच लीजिए, इसका आंसर आप आराम से समय लगाकर मिलाइए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। बाकी सारे प्रश्नों के आंसर आपको अभी रफ कॉपी में करना है और इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में करेंगे सब। अगला प्रश्न, कौन सा जोड़ा सुमेलित है? अ, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान काले हिरणों का शरण स्थल। बी, केवलादेव घना राष्ट्रीय उद्यान बाघ संरक्षण उद्यान। सी, मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण। डी, अमृता देवी कृष्ण मृग पार्क प्रवासी पक्षियों का शरण। कौन सा जोड़ा सुमेलित है? पहले से ही कौन सा जोड़ा सही है बस उस एक पर टिक करना है आपको, ए, बी, सी और डी में से। क्या हो जाएगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मरु उद्यान जीवावशेषों का संरक्षण। अगला प्रश्न, पश्चिमी राजस्थान में वर्षा किन मानसूनों से होती है? अ, भूमध्य सागर में उठने वाले चक्रवातों से। बी, बंगाल की खाड़ी से आने वाले मानसूनों से। सी, हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से। डी, अरब सागर की ओर से आने वाले मानसून से। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है पश्चिम राजस्थान में वर्षा किस मानसून के कारण होती है? तो दोस्तों पश्चिमी राजस्थान में वर्षा होती है ऑप्शन नंबर सी, हिंद महासागर की ओर से आने वाले मानसून से। अगला प्रश्न, रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है? उत्तरी भाग में। बी, पश्चिमी भाग में। सी, उत्तर पूर्वी भाग में। तथा डी, दक्षिणी भाग में। क्या होगा चारों में से आपको बताना है। रेतीली बालू मिट्टी राजस्थान के किस भाग में मिलती है दोस्तों? बहुत ही आसान प्रश्न है, आपने कर लिया होगा। इजीएस्ट प्रश्न है ये तो। कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा हार्ड है, कुछ प्रश्न बहुत ज़्यादा इजी है, कुछ प्रश्न मीडियम है, लेकिन आपका जो गणित होता है बस वही आपके लिए हार्ड है और वो आपको रटना ही है अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी भाग में, जहाँ पर थार का मरुस्थल है वहीं पर रेतीली बालू मृदा भी है। अगला प्रश्न, कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में अर्थात शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है? 40 सेंटीमीटर। बी, 20 सेंटीमीटर। सी, 50 सेंटीमीटर। तथा डी, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। दोस्तों अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहे हैं, कुछ क्वेश्चन जियोग्राफी वाले, तो इस वीडियो के एंड होने के बाद एंड स्क्रीन पर आपको हमारी राजस्थान आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वनपाल वन रक्षक। और पहले कुछ वीडियो वनपाल के लिए बनाए थे, दोनों का सिलेबस एक जैसा ही, अब वन रक्षक के लिए बना रहे हैं, तो आपको वो हमारी प्लेलिस्ट पर मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में क्लिक करके आप सारे वीडियो देखना, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, वहाँ से बहुत ज़्यादा प्रश्न आएंगे। तो इस वीडियो के समाप्त होने के बाद आप प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हैं, और नहीं तो कुछ क्लासें इंपॉर्टेंट क्लासें ऊपर रहेगी, वो आप जरूर वॉच करना। अब इसका आंसर देंगे आप, कौन सी समवर्षा रेखा थार के मरुस्थल को दो भागों में अर्थात शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल में बांटती है? आपको बताना है दोस्तों कौन सी समवर्षा रेखा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से मिलाना है। जूनागढ़ दुर्ग, लोहागढ़ दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग और गागरोन दुर्ग। गिरि दुर्ग, जल दुर्ग, स्थल दुर्ग और धानवन दुर्ग। आपको बताना है कौन से दुर्गों की श्रेणी कौन सी है। जल्दी जल्दी आंसर देंगे, क्या होगा दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है
ऑप्शन नंबर बी। आपको मैंने कहा था कि आप देखना पहले तो सेम किस में, तो देखिए दोस्तों इसमें 2 बार 4 आया है, तो सीधी बात है सबसे ज़्यादा चांस है कि इन दोनों में से एक ही आंसर होगा, तो आपको इन दो पर फोकस करना चाहिए और इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी है। पहले में चौथा जूनागढ़ दुर्ग एक धानवंत दुर्ग है, फिर बी में 3 नंबर लोहागढ़ दुर्ग स्थल दुर्ग है, फिर सी में 1 नंबर तारागढ़ दुर्ग गिर दुर्ग है तथा गागरोन दुर्ग जल दुर्ग है। अगला प्रश्न, चेतावनी रथ सूंठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित की गई है? केसरी सिंह बारठ, बी जय सिंह सूरी, सी अमलानंद घोष और डी इनमें से कोई नहीं। चेतावनी रथ सूंठिया, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये बार बार कई छोटी बड़ी परीक्षाओं में बीएसटीसी में पीटीटी में तथा वनपाल में पूछा जाता है कि चेतावनी रथ सूंठिया नामक रचना किस क्रांतिकारी द्वारा रचित है। और ये तो आप सबको पता ही होगा दोस्तों, जो तैयारी कर रहे हैं उनको पता है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। इसका आंसर क्या है दोस्तों? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए केसरी सिंह बारठ। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई? अ बाणगंगा, बी कांतली, सी कांकनी तथा डी रूपालेल नदी। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी कांतली नदी। अगला प्रश्न, सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था जिसका प्रमाण किस शिलालेख में मिलता है? ए बेराट शिलालेख, बी पुष्कर शिलालेख, सी बिजोलिया शिलालेख तथा डी महावीर शिलालेख। चारों में से क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों? थोड़ा वीडियो जल्दी लगे तो आप रोक कर देख सकते हो, नहीं तो क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी बिजोलिया शिलालेख से। सांबर झील का प्रवर्तक वासुदेव था, इसका प्रमाण बिजोलिया शिलालेख से मिलता है। अगला प्रश्न, गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है? उदयपुर और बूंदी क्षेत्र में, बी कोटा क्षेत्र में, डी हाड़ौती क्षेत्र में, सी हाड़ौती क्षेत्र में तथा डी सिरोही क्षेत्र में। क्या होगा आपको बताना है। गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किस क्षेत्र में किया जाता है दोस्तों? क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी सिरोही के क्षेत्र में गणगौर के अवसर पर गरबा नृत्य किया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न। अगला प्रश्न, सुमेलित कीजिए। सांकली, तिमणिया, बंगड़ी और कणकती, कटी, कलाई, गला और मस्तक आभूषण और पहनने के स्थान है। आपको बताना है कौन सा आभूषण कहाँ पहना जाता है। आपके सामने ए बी सी डी चारों कूट है, आपको अंदाजा लगाना है क्या आंसर होगा। क्या होगा दोस्तों? जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए एम में 4, सांकली मस्तक पर, तिमणिया गले में, बंगड़ी कलाई पर और कणकती कटी में। और देखिए दोस्तों ए और डी दोनों में लास्ट में एक अंक सेम है। जहाँ पर सेम रहता है ना वहाँ पर आपको ध्यान रखना चाहिए। 100% नहीं तो 95% से ज़्यादा चांस यही रहता है दोस्तों कि जिन दो में सेम आता है ना उन्हीं में से एक सही उत्तर होता है, तो ये आपको ज़रूर ध्यान रखना चाहिए। अगला प्रश्न, मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाले त्यौहार का नाम है? अ अनंत चतुर्दशी, बी गोगा नवमी, सी गुड़ला तथा डी बसंत महोत्सव। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा दोस्तों? मारवाड़ क्षेत्र में शीतलाष्टमी के दिन मनाए जाने वाला त्यौहार कौन सा है? तो दोस्तों उस त्यौहार का नाम है ऑप्शन नंबर सी गुड़ला। अगला प्रश्न, बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे? अ रामलाल व अहमद, बी रामलाल व अली रजा हसन, सी नागरीदास व सावंत सिंह तथा डी अनूप सिंह व रामलाल। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार कौन थे?
क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है बीकानेर शैली के प्रसिद्ध कलाकार थे ऑप्शन नंबर बी, रामलाल व अली रजा हसन। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई? अ 19 जनवरी 1592, बी 19 जनवरी 1597, सी 19 जनवरी 1595 तथा डी 19 जनवरी 1598। क्या होगा चारों में से आपको बताना है। क्या होगा इसका आंसर? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 19 जनवरी 1597। अगला प्रश्न, पीपल पन्ना है अ स्त्रियों के कान का आभूषण, बी स्त्रियों के सिर का आभूषण, सी गाय के बछड़े का सजावटी आभूषण तथा डी घोड़े का सजावटी आभूषण। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। पीपल पन्ना है क्या है दोस्तों, आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्त्रियों के कान का आभूषण। अगला प्रश्न, निम्नलिखित को सम्मिलित करना है। फिर से दोस्तों आपको, एक तरफ लोक नृत्य है और दूसरी तरफ क्षेत्र है। गीदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, ढोल नृत्य तथा अग्नि नृत्य। क्षेत्र है बीकानेर, शेखावटी क्षेत्र, मारवाड़ और जालोर। कौन सा नृत्य कौन से क्षेत्र का प्रसिद्ध है, आपको जल्दी जल्दी बताना है। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का प्रसिद्ध है। डांडिया नृत्य मारवाड़ का प्रसिद्ध है। ढोल नृत्य जालोर का प्रसिद्ध है तथा अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। ये अग्नि नृत्य वाला तो आसानी से याद होने वाला प्रश्न, ये तो आता ही है। गीदड़ नृत्य शेखावटी क्षेत्र का और अग्नि नृत्य बीकानेर का प्रसिद्ध है। ये दो तो कई बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे गए हैं, ऑप्शन में भी दिए हुए रहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर दोस्तों आपने किया होगा सी, क्योंकि यहाँ पर सी और डी दोनों में आपको आगे 4 दिखाई दे रहे हैं, लेकिन दोस्तों बी और सी में पीछे एक भी तो, और जरूरी नहीं आगे सेम हो पीछे भी सेम होना चाहिए। यहाँ पर देखिए तीनों में 3 है, इसीलिए आपको याद किया होना भी बहुत ज़रूरी है, वरना तुक्का नहीं मार सकते। ये तो आपको बिल्कुल याद नहीं है तब आप तुक्का मारना, लेकिन फिर भी यहाँ पर देखना आपके यहाँ 2 सेम है। आप देख सकते हैं ए और डी में तो कुछ सेम मिल ही नहीं रहा है, सीधा सीधा डी में एक, यहाँ पर 3 मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखिए दोस्तों सी डी और बी सी में कितना कॉमन मिल रहा है। तो इन दोनों में से एक उत्तर होना था और जो हो गया बी, ऑप्शन नंबर बी। आपको तुक्का मारना भी आना चाहिए जब बाबू नहीं आता है तो, और नहीं तो माइनस मार्किंग है दोस्तों इसमें 1/3, यानी 3 प्रश्न गलत होंगे तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान रखना है। तो दोस्तों आपको गलती वहाँ पर भी नहीं करनी है, आपको पक्का है तभी आपको हल करना है, नहीं तो माइनस मार्किंग है, इसका ध्यान रखना। अगला प्रश्न, बाबा रामदेव ने रुणेचा में कौन सा पंथ शुरू किया था? कौन सा पंथ शुरू किया था? ए हिंदू पंथ, बी वैष्णव पंथ, सी जसनाथी पंथ तथा डी कामड़िया पंथ। चारों में से क्या होगा आपको बताना है। बहुत ही इजीएस्ट प्रश्न है तो ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है नहीं दोस्तों। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कामड़िया पंथ। बाबा रामदेव ने रुणेचा में कामड़िया पंथ की स्थापना की थी। अगला प्रश्न, विवाह के समय वधु के लिए वर पक्ष द्वारा जो आभूषण लाए जाते हैं उसे क्या कहते हैं? अ बेस, बी मुकलाबा, सी पड़ला तथा डी मायरा। क्या होगा दोस्तों आपको बताना है, जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पड़ला। अगला प्रश्न, मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाहत खो देता,
यह वाक्य किस शासक से संबंधित है? अ अलाउद्दीन खिलजी, बी शेर शाह, सी अकबर तथा डी मोहम्मद। चारों में से किसका ये वाक्य है आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेर शाह। शेर शाह ने कहा था कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह खो देता। अगला प्रश्न, ढींगला, भिडरिया तथा नाथ द्वारिया हैं। मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के, बी मेवाड़ की दरी पट्टियों के नाम, सी मेवाड़ की ओढ़नियों के नाम तथा डी मेवाड़ के राजस्व करों के नाम। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। ढींगला, भिंडरिया तथा नाथद्वारिया क्या है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। अगला प्रश्न, जोधपुर और जैसलमेर के शासकों के मध्य पोखरण परगने पर अधिकार को लेकर जो विवाद था उसका निपटारा किस मुगल शासक के काल में किया गया? अकबर, बी जहांगीर, सी शाहजहां तथा डी औरंगजेब। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। जल्दी जल्दी आंसर देंगे आप, क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी शाहजहां। अगला प्रश्न, अलाउद्दीन खिलजी के निम्नांकित विजयों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। फर्स्ट है रणथंबोर, सेकंड है जालौर, थर्ड है चित्तौड़ तथा डी है सिवाना। कालक्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, आप करेंगे दोस्तों क्रम अनुसार। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर एक ए रणथंबोर, चित्तौड़, सिवाना और जालोर। अगला प्रश्न, भू राजस्व एकत्रित करने का मुख्य उत्तरदायित्व किसका होता है? तहसीलदार, बी पटवारी, सी उपखंड अधिकारी तथा डी कानूनगो। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी पटवारी। भू राजस्व एकत्रित करने का मुख्य उत्तरदायित्व पटवारी का होता है। अगला प्रश्न, मराठों के प्रभाव काल में धौलपुर समझौता 1741 ईस्वी किस किस के मध्य हुआ? ए पेशवा बाजीराव व सवाई जय सिंह, बी मल्हार राव होलकर व माधो सिंह, सी राणोजी सिंधिया व ईश्वर सिंह तथा डी गंगाधर तात्या व महाराणा जगत सिंह। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है मराठों के प्रभाव काल में धौलपुर समझौता 1741 किसके मध्य हुआ? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए पेशवा बालाजी बाजीराव व सवाई जय सिंह के मध्य। अगला प्रश्न, राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त कौन थे? अ एम के कोरानी, बी श्री आई डी दुआ, सी शिव नारायण अग्रवाल तथा डी ब्रजचंद्र शर्मा। क्या होगा आपको बताना है। तो दोस्तों इसका आंसर है राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे ऑप्शन नंबर दोस्तों इसका उत्तर है बी श्री आई डी दुआ। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष में लड़े थे? फर्स्ट है राम सिंह तंवर, सेकंड है जाला बीदा, थर्ड है रावल कृष्णदास सुंडावत और फोर्थ है अशोक परमार। निम्नलिखित कूटों का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों नीचे कूट भी दिए गए हैं। ए में है पहला व दूसरा सही है, बी में है 2 व 4, सी में 1 2 3 तथा डी में है 1 2 3 और चारों ही सही है। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। नीचे वाले कूट आपको मिलाने पड़ेंगे। राणा प्रताप के पक्ष में कौन कौन लड़े थे? ए बी 3 4 इन तीनों में से कौन कौन लड़े थे आपको बताना है।
तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हल्दीघाटी के युद्ध में राणा प्रताप की तरफ से 1, 2, 3 राम सिंह तंवर, झाला भिदा और रावल कृष्णदास चूंडावत तीनों ही लड़े थे। अगला प्रश्न, लोक कल्याणकारी राज्य का लक्ष्य है। ए अधिकतम जन कल्याण, बी विशिष्ट जन कल्याण, सी अपने संगठन या दल के लिए अधिकतम सीटें लाना, डी राजस्व व व्यय में संतुलन बनाए रखना। क्या होगा? लोक कल्याणकारी राज्य का क्या लक्ष्य है? तो दोस्तों इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर ए अधिकतम जन कल्याण। अगला प्रश्न, राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अ राज्यपाल, बी मुख्यमंत्री, सी गृह मंत्री तथा डी मुख्य सचिव। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है ऑप्शन नंबर बी मुख्यमंत्री राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न, परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण से अधिक होता है। बी आपतन कोण परावर्तन कोण से कम होता है, सी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है तथा डी दोनों कोण सदैव असमान होते हैं। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है परावर्तन के नियम के अनुसार ऑप्शन नंबर सी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगला प्रश्न, जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाए तो तालाब के जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। अनुदैर्ध्य, बी अनुप्रस्थ, सी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों, डी लहरें ही पैदा नहीं होती। आपको बताना है क्या होगा। और ये प्रश्न शायद गलती से दोबारा आ गया है यहाँ पर। तो दोस्तों इसका आंसर है, आपने पहले ही किया होगा लेकिन दोबारा आ गया, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुदैर्ध्य व अनुप्रस्थ दोनों। अगला प्रश्न, विद्युत तापी साधन के लिए तापी घटक बनाने के लिए जिस मिश्र धातु का प्रयोग किया जाता है वह कौन सी है। अ सोल्डर, बी मिश्र धातु इस्पात, सी नाइक्रोम तथा डी जर्मन सिल्वर। चारों में से क्या होगा? कौन सी है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइक्रोम। अगला प्रश्न, दो या दो से अधिक रसायनों द्वारा उत्पन्न प्रभाव या प्रतिक्रिया रसायन द्वारा अलग अलग उत्पन्न होने वाले प्रभावों या प्रतिक्रिया के योग से कम होता है, इसे क्या कहते हैं। ए प्रतिरोध, बी स्वतंत्र, सी योजक तथा डी सहक्रिया। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए प्रतिरोध। अगला प्रश्न, न्यूरॉन क्या होता है। अ ऊर्जा की आधारभूत इकाई, बी रेडियोधर्मिता के दौरान निर्मुक्त कण, सी न्यूट्रॉन के प्रतिकण तथा डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। आपको बताना है दोस्तों क्या होगा। न्यूरॉन्स क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साइंस में। न्यूरॉन्स, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होते हैं। कौन होते हैं? न्यूरॉन। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही है। अ प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ, बी द्वितीयक उपभोक्ता घास, सी अपघटक बैक्टीरिया तथा डी उत्पादक हिरण। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। ये भी जनरल साइंस का क्वेश्चन है। तो दोस्तों क्या होगा?
सही जोड़ा कौन सा है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपघटक। यहाँ पर बैक्टीरिया है। कौन सा है? तो कौन है दोस्तों? बैक्टीरिया। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है? डार्विन, बी मेंडल, सी लेमार्क तथा डे व्रिज। डी है डे व्रिज। आनुवांशिकी का जनक या आनुवांशिकी का पिता किसे कहा जाता है? आनुवांशिकी का जनक तथा आनुवांशिकी का पिता, दोनों का एक ही आंसर है जो इसमें आया हुआ है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो दोस्तों इसका आंसर है मेंडल, ऑप्शन नंबर बी। डॉक्टर ग्रेगर जॉन मेंडल आनुवांशिकी के जनक या आनुवांशिकी के पिता कहलाते हैं। अगला प्रश्न, बीकानेर का कौन सा शासक अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा में रहा? ए दलपत सिंह, बी राय सिंह, सी राव कल्याणमल तथा डी सूर सिंह। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राय सिंह। राय सिंह बीकानेर का शासक है जिसने अकबर और जहांगीर दोनों की सेवा की। अगला प्रश्न, मनमोहक थार रेगिस्तान में बसा सुनहरा शहर है? बीकानेर, बी जोधपुर, सी जैसलमेर तथा डी बाड़मेर। मनमोहक थार रेगिस्तान में बसे सुनहरा शहर कौन सा है? कौन सा है दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है बड़ा ही आसान, ऑप्शन नंबर सी जैसलमेर। अगला प्रश्न, बूंदी के किस शासक ने मेवाड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया? ए नाथूजी हाड़ा, बी हल्लूजी हाड़ा, सी बरसिंह हाड़ा तथा डी हामूजी हाड़ा। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। बूंदी के किस शासक ने मेवाड़ के महाराणा लाखा को पराजित किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी हामूजी हाड़ा ने। अगला प्रश्न, किस दुर्ग के महलों के बारे में बिशप हेबर ने यह कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो देखा है वह अल ब्रह्म के बारे में सुना है? क्रेमलिन में जो देखा है और अल ब्रह्म के बारे में सुना है उससे बढ़कर ये महल है। बूंदी दुर्ग, बी आमेर दुर्ग, सी मेहरानगढ़ फोर्ट तथा डी चित्तौड़गढ़ दुर्ग। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। बिशप हेबर ने किस दुर्ग के बारे में कहा था कि कैम्ब्रिल में जो देखा व अल ब्रह्म के बारे में जो सुना उससे बढ़कर ये दुर्ग है? चारों में से क्या होगा इसका आंसर? जल्दी बताओ दोस्तों, बहुत ही इम्पोर्टेंट ये क्वेश्चन है। बिशप हेबर का कथन ध्यान रखना, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट। क्या होगा दोस्तों इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, आमेर दुर्ग के बारे में ये कथन उन्होंने कहा था। अगला प्रश्न, हालरो नामक आभूषण पहना जाता है? गले में, बी कमर में, सी मस्तिष्क पर तथा डी कमर में। आपको बताना है क्या होगा। गले में, हाथ में, मस्तिष्क पर या कमर में, चारों में से क्या होगा आपको बताना है। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों ये तो रटने वाला प्रश्न है, जिन्होंने रटा है उन्होंने कर लिया होगा। तो दोस्तों इसका आंसर है हालरो नामक आभूषण पहना जाता है, ऑप्शन नंबर ए गले में। अगला प्रश्न, जितने सही वे आपको कमेंट जरूर करना है और बीच में जो एक प्रश्न था दोस्तों उसका भी आंसर आपको कमेंट करना है। आपके कितने नंबर आए आपको ज़रूर कमेंट करने हैं दोस्तों। बीच वाले प्रश्न को आपने स्क्रीनशॉट लिया होगा, बाद में कभी कमेंट कर देना, और कमेंट नहीं करो तो भी अगले किसी वीडियो में उसका आंसर लिख दूंगा। नहीं तो आप कमेंट करना, नहीं तो आप इन बाकी प्रश्नों में के आंसर में से आपके कितने नंबर आए कमेंट जरूर करना। अगला प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। गलता जी झील जयपुर में स्थित है? बी गलता जी गालव ऋषि की तपोस्थली है? सी कुछ वर्षों पहले तक यहाँ से गौमुख से जल की धारा निकली थी? डी इसे राजस्थान की मंकी वैली कहते हैं? ए फर्स्ट सेकंड थर्ड, बी सेकंड थर्ड फोर्थ, सी फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, डी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। यानी हो सकता है यहाँ पर इनमें से
चारों में से आपको एक ऑप्शन क्लिक करना है, चारों में से क्या होगा सही। एक ऑप्शन हो सकता है यहाँ पर जो मैच नहीं करता है, जो गलत हो या अलग हो। आपको बाकी तीन या चारों चारों हैं तो आपको बताना है, आपको ए बी सी डी में से चुनना है, क्या होगा। चारों में से अगर कोई कथन गलत है तो आपके ए बी सी में से तीनों में से होगा। आप कौन सा गलत है वो आप तीनों में से मिला सकते हैं। अगर चारों सही है तो डी होगा। ये आपको इसमें तय करना है क्या होगा दोस्तों। इसका आंसर आप बताएंगे अब क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चारों ही कथन एकदम सही है। अगला प्रश्न, राजस्थान की एकमात्र उल्कापिंड से निर्मित झील है। ए कावोद, बी नक्की, सी रामगढ़ तथा डी लोनार। राजस्थान की एकमात्र उल्कापिंड से निर्मित झील, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके के हिसाब से। राजस्थान की एकमात्र उल्कापिंड से निर्मित झील कौन सी है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रामगढ़। अगला प्रश्न, खसखस घास के उत्पादन के संबंध में सत्य जिलों का चयन कीजिए। खसखस घास के उत्पादन के संबंध में सही जिलों का आपको चयन करना है। आपके सामने चारों ऑप्शन है, आप जल्दी जल्दी आंसर देंगे। क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सवाई माधोपुर, भरतपुर और टोंक। अगला प्रश्न, मारवाड़ की टीका या मारवाड़ का सागवान कहते हैं। मारवाड़ का टीका या मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं। ये दोस्तों बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न इस वीडियो में से भी हमने एक वीडियो में पहले बनाया था, जिसमें हमने राजस्थान जीके के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए हैं। इसमें बहुत सारे प्रश्न वहाँ से आए हैं और वनपाल के पेपर में भी बहुत सारे प्रश्न उसमें से आएंगे। एक वीडियो है 45 मिनट का, जिसमें सिर्फ 300 के आसपास क्वेश्चन है, लेकिन उनमें से भी इतने सारे प्रश्न परीक्षाओं में आ रहे हैं। इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न वीडियो है आप सबके लिए। अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देखें। अगर आपने देख लिया है, हमारे जो चैनल पर सब्सक्राइबर हैं उन्होंने पहले से ही देखा। अगर आप नहीं हो, आपने नहीं देखा तो वो वीडियो ज़रूर देखना। उसमें से वन रक्षक में बहुत सारे सवाल आएंगे और उसमें हमने ये प्रश्न भी करवाया, मारवाड़ का टीका या मारवाड़ का सागवान किसे कहते हैं। यहाँ पर बहुत सारे प्रश्न आए हैं उनमें से दोस्तों, और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रोहिड़ा। रोहिड़ा को मारवाड़ का टीका या मारवाड़ का सागवान कहते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में कत्थे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है। अ उदयपुर, बी चित्तौड़गढ़, सी डूंगरपुर तथा डी बांसवाड़ा। कत्थे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला, जल्दी से आंसर देंगे, क्या होगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उदयपुर। अगला प्रश्न, 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। किस संख्या से गुणा करेंगे तब वह उत्तर आएगा जो 173 और 240 को आपस में गुणा करने पर आता है। जो उत्तर वहां पर आता है वही उत्तर आपको 48 को इन चारों में से एक संख्या से गुणा करके लाना होगा। आप जल्दी जल्दी इसका उत्तर करेंगे। क्या होगा दोस्तों। इसमें थोड़ा समय लग सकता है, आप लोग को भी कर सकते हो। उम्मीद है आपने कर लिया होगा। अगर नहीं किया तो आप वीडियो को रोक कर अभी इसका आंसर कर सकते हो, अभी रोक सकते हो अगर आपने आंसर नहीं दिया तो। और आंसर देने के बाद आप आगे से वीडियो देख सकते हो। अगर कर लिया तो मैं इसका आंसर देता हूँ। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 865। अगला प्रश्न, 865 को 48 से गुणा करने पर दोस्तों वो उत्तर आएगा जो 173 और 240 को गुणा करने पर आएगा। अगला प्रश्न, दो टंकियों की धारिता क्रम से 120 लीटर तथा 56 लीटर है। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। ए 7500 घन सेमी, बी 7850 घन सेमी, सी 8000 घन सेमी तथा डी 9500 घन सेमी। चारों में से आपको बताना है दोस्तों क्या होगा।
क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 8,000 घन सेमी। अगला प्रश्न, 6.63 प्लस सॉरी सॉरी दोस्तों, अगला प्रश्न है 0.63 प्लस 0.37 यानी 37 बराबर क्या होगा? ए 1.01, बी 1.01, सी 1.101। ऊपर वाले चिन्ह को दोस्तों बार चिन्ह भी कहते हैं। डी 1.001 बार। अब कहीं मैंने बोला कहीं नहीं बोला, अब आपको दिखाई दे रहा है तो आपको आंसर करना है इसका रफ कॉपी में। करने के बाद आपको इस वीडियो को आगे से शुरू करना है। आप वीडियो को रोककर भी इसका आंसर दे सकते हो, क्योंकि कुछ देंगे कुछ को नहीं आएगा तो कुछ आप अवॉइड भी कर सकते हो। अगर आपके पास समय रहे, इनमें से जिन प्रश्नों का आंसर आपको नहीं आया ना दोस्तों, उनका आपको आंसर नहीं करना है। आपको वैसे ही करना है जैसे आपको पेपर दे रहे हो, क्योंकि 1/3 माइनस मार्किंग है। 3 गलत होने पर आपका 1 नंबर कट जाएगा। तो आपको यहाँ सही करना। अगर आपको नहीं आता है तो आपको उन प्रश्नों को छोड़ना ही है, अगर आपको नहीं आता तो। और आता है तो आप वीडियो को रोककर आंसर देने की अभी कोशिश कर सकते हो। और अब इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1.01 बार। अगला प्रश्न, यदि 4b² प्लस 1/b² बराबर 2 हो तो 8b क्यूब घात 3 प्लस 1/b³ क्या होगा? ए बराबर 0, बी 1, सी 2 तथा डी 5। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए 0। अगला प्रश्न, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता तथा उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है। पुत्र की आय कितनी है? पुत्र की आयु कितनी है? सॉरी, 12 वर्ष, बी 11 वर्ष, सी 10.5 वर्ष तथा डी 10 वर्ष। क्या होगा दोस्तों? वीडियो को रोक रोक कर आंसर देना है दोस्तों आपको इन सब क्वेश्चन का, आराम से। और नहीं आता तो आप अवॉइड करें, बल्कि आपको करना चाहिए। ट्राई करने के लिए आप रोक कर सकते हो। ज़्यादा वीडियो बड़ा नहीं हो, इसलिए मैं इसका आंसर अब जल्दी से देता हूँ। और इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 11 वर्ष। अगला प्रश्न, एक भिन्न में अंश का दुगुना हर से 2 अधिक है। अंश तथा हर प्रत्येक में 3 जोड़ने पर परिणामी भिन्न 2/3 प्राप्त होती है। मूल भिन्न क्या है? 5/18, बी 6/13, सी 13/6 तथा डी 7/12। क्या होगा? चारों में से आपको बताना है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों चारों में से? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 7/12। अगला प्रश्न, 605 टॉफी कुछ बच्चों में बराबर इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चे को कुल बच्चों की संख्या के 20% के बराबर टॉफी मिले। प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफियाँ मिली? ए 11, बी 24, सी 45 तथा डी 55। चारों में से क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 11। अगला प्रश्न, किसी घड़ी के अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद घड़ी का मूल्य 1,080 रुपये है। यदि छूट न दी जाए तो दुकानदार को 20% लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य कितना है? 1,000 रुपये, बी 1,200 रुपये, सी 1,296 रुपये तथा डी 1,500 रुपये। आपको बताना है चारों में से क्या होगा। क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1,000 रुपये। ये मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूँ कि नहीं आता है तो आप अवॉइड करें। अगर करने की ट्राई करते हो तो वीडियो को रोक कर करें, क्योंकि सबको अलग अलग समय लगेगा। मैथ का सवाल है, कुछ जल्दी कर लेंगे, कुछ को करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, कुछ को गलत होगा। गलत वाले मत करना भाई, परीक्षा में। अभी ट्राई करो, अभी भी मत ही करो। अभी भी आप यही देखो कि कैसे
आपके कितने नंबर आते हैं परीक्षा में, आप संभालो अपने नंबरों को। यदि ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर 2:3:4 हो तो ए बटा बी अनुपात बी बटा सी अनुपात सी बटा ए किसके बराबर होगा? ए 8:9:16, बी 8:9:12, सी 8:9:24, डी 4:9:16। चारों में से क्या होगा आप जल्दी जल्दी बताएंगे। और दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। इनके आंसर दोस्तों आप ज़रूर मिलाइएगा, करते जाइएगा और मिलाते जाइएगा। प्रभा ने 32,000 रुपये का निवेश करके एक व्यापार का आरंभ किया। 5 माह बाद 22,000 रुपये की पूंजी लगाकर अमित साझीदार हो गया। वर्ष के अंत में 16,409 रुपये के कुल लाभ में प्रभा का भाग कितना है? 5,284 रुपये, सी 11,712 रुपये, बी 11,712 रुपये, सी 10,182 रुपये, डी 4,697 रुपये। आपको बताना है दोस्तों चारों में से क्या होगा। और दोस्तों इसका उत्तर है, आप वीडियो को रोक कर उत्तर दें फिर शुरू करें, आप देखें आपका सही है कि नहीं है और देखें आपके अंत तक कितने नंबर आते हैं। और दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 11,712 रुपये। अगला प्रश्न, एक अकेला एक कार्य को 12 दिन में तथा बी अकेला इस कार्य को 18 दिन में समाप्त करता है। दोनों ने मिलकर कार्य आरंभ किया परंतु कार्य समाप्त होने से 3 दिन पहले ए ने कार्य छोड़ दिया। पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ? ए 8 दिन, बी 9 सही 1/5 दिन, सी 10 सही 1/5 दिन तथा डी 9 दिन में। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 9 दिन में। अगला प्रश्न, किसी टंकी को एक विद्युत पंप 3 घंटे में भर सकता है परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 3.5 घंटे लगते हैं। भरी हुई टंकी का सारा जल छेद से कितने समय में बाहर निकल जाएगा? क्या होगा इसका आंसर? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी 21 घंटे में। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति कार द्वारा नगर ए से नगर बी तक 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। वह नगर बी से नगर ए तक 48 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौटता है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी है? ए 54.2 किलोमीटर घंटा, बी 57.6 किलोमीटर घंटा, सी 60 किलोमीटर घंटा तथा डी 62 किलोमीटर घंटा। क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी 57.6 किलोमीटर घंटा। अगला प्रश्न, 2400 रुपये का किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन 3,264 रुपये हो जाता है। ब्याज दर में 1% वृद्धि करने पर इसी धनराशि का उतने ही समय में मिश्र धन कितना हो जाएगा? 3,420 रुपये, बी 3,310 रुपये, सी 3,360, डी 3,460 रुपये। क्या होगा दोस्तों? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3,360 रुपये। अगला प्रश्न, वर्गाकार रूप में मुड़ी हुई एक इस्पात की तार 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल घेरे हुए है। इस तार को वृत्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा? ए 168 वर्ग किलोमीटर, बी 172 वर्ग सेंटीमीटर, सी 154 वर्ग सेंटीमीटर, डी 180 वर्ग सेंटीमीटर। चारों में वर्ग सेंटीमीटर है और क्या होगा आपको बताना है। क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी 154 वर्ग सेंटीमीटर। अब दोस्तों आपको एंड में आपके नंबर कमेंट करते हैं, आपके कितने भी नंबर आए हैं आप कमेंट ज़रूर करना। और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।